तो मैसेज आएगा जैसे हो गया हो गया हो गया। तो गुड मॉर्निंग बेटा। आज ना हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलेंगे, सेकंड यूनिट की तरफ। उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ये सारी जो बुक है अब पूरी काइनेमेटिक्स चलेगी आप। तो मोशन जो है कराने से पहले कुछ काइनेमेटिक्स के बेसिक्स हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या चीज। तो बड़े ध्यान से देखो, आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जो है आपको मैकेनिक्स मैकेनिक्स जितने भी आप अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट देख रहे हो 99% मैकेनिक्स की देन है। अगर मैकेनिक्स ना हो तो ये सब बेकार है। जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाना है, कोई गाड़ी बनानी है, या कुछ भी मशीन को के पुर्जे बनाने, या मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करना है, या कुछ भी करना हो, तो मैकेनिक्स की आवश्यकता बहुत होती है, चाहे ब्रिज भी हो। तो मैकेनिक्स है क्या? इसको बोलते हैं मदर ऑफ इंजीनियर। तो मैकेनिक्स जो है एक अप्लाइड है, एक थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल जो हम पढ़ेंगे, अप्लाइड जो हम इंजीनियरिंग में जाके उसको एप्लीकेशन में, जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं उसको इंडस्ट्री में एप्लीकेबल करते हैं। तो मैकेनिक्स का मतलब क्या है? मैकेनिक्स का मतलब है कि किसी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सें लग रही हैं उस बॉडी को या तो रेस्ट करने के लिए या मोशन में करने के लिए, जो भी फोर्सें लग रही हैं, चाहे वो बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, उन सबके बारे में जो स्टडी करती है उस ब्रांच को मैकेनिक्स बोलते हैं, है ना। स्टडी द ऑब्जेक्ट विच आर एट रेस्ट और इन मोशन ड्यू टू द वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो उसके ऊपर लग रही है उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। यानी अगर मैकेनिक्स हटा दूं तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा। अब मैकेनिक्स की ना हमारे पास जो दो ब्रांच है मैकेनिक्स, एक है स्टैटिक, एक है डायनामिक। ये जो स्टैटिक है ब्रांच, मतलब कहने का मतलब है, नेम से समझ में आ गया होगा। स्टैटिक का मतलब है किसी बॉडी के बारे में स्टडी करना जब उसके बाद वेरियस फोर्सेस लग रही हैं उसको रेस्ट में करने के लिए, इक्विलिब्रियम में करने के लिए, तो उसके बारे में जो स्टडी करती है उसको बोलते हैं ब्रांच, स्टैटिक ब्रांच बोलते हैं। ये ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच स्टडी द ऑब्जेक्ट विच आर एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसके बारे में स्टडी करे, उसी को हम बोलते हैं, दैट विल बी कॉल्ड स्टैटिक। आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो तीन इक्वेशन में आपकी पूरी स्टैटिक खत्म हो जाती है, पूरी पूरी इंजीनियरिंग खत्म हो जाती है। अब वो तीन इक्वेशन कौन कौन सी? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। आप प्लस वन तक तो इन दो को यूज करोगे, लेकिन आपको वो भी नहीं पता, बता दूंगा। और ये लास्ट में यूज करनी है आपको जब इंजीनियरिंग में जाओगे, थोड़ा बहुत यूज है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है? सिग्मा एफ एक्स का मतलब गया जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहे हैं सबका समीशन करना है, और उसको जीरो के बराबर सबका समीशन करके इक्वेट कर देना आपने जीरो के बराबर। ऐसे ही जितने वर्टिकल कंपोनेंट है, सिग्मा वाई का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, उनकी मूवमेंट, मूवमेंट तो मैं पता ही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मूवमेंट बोलते हैं। ये तीन इक्वेशन में आपका जो है स्टैटिक खत्म हो जाती है, ठीक है। नहीं, पूरी तीन इक्वेशन है, पूरी इंजीनियरिंग फिनिश हो जाती है जब आप इंजीनियरिंग हो जाते हैं। तो इन दो इक्वेशन का हमें यानी समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरी समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट। अभी तरफ आ जाते हैं डायनेमिक की तरफ। तीन इक्वेशन में पूरी डायनेमिक खत्म है। कौन कौन सी आप? ये तीन इक्वेशन में आपकी जो है पूरी की पूरी जो है डायनेमिक खत्म है। अगर मैं बात करूं डायनेमिक ब्रांच है क्या, जब बॉडी मोशन में होती है उसके बारे में जो स्टडी करती है उसको, उस ब्रांच को बोलते हैं डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? तो मोशन में जब ऑब्जेक्ट होता है
उसके बारे में स्टडी करें, उस ब्रांच को डायनेमिक। अब इस डायनेमिक की भी ना दो ब्रांच और है। एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? कई लोग पेपर में पूछते हैं कि काइनेमेटिक्स और काइनेटिक में क्या डिफरेंस है। काइनेमेटिक ब्रांच है, डायनेमिक की मोशन के बारे में ही स्टडी करेगी, क्योंकि डायनेमिक की ब्रांच है, लेकिन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। किस वजह से बॉडी मोशन में है, उसको कंसिडर नहीं करना। ये जो है, ये भी बॉडी मोशन में जब होती है उसके बारे में स्टडी करती है, लेकिन किस वजह से मोशन में है, नहीं कॉज ऑफ मोशन कंसीडर। इसमें कॉज ऑफ मोशन कंसीडर करो, इसमें कॉज ऑफ मोशन जो है कंसीडर नहीं करना। ठीक है। अब मैं तुम्हें बात बताता हूँ। हमने काइनेमेटिक्स शुरू करने से पहले, मोशन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बता, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, देखो एफबीडी, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग ये है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो है जितने भी फोर्सें लगी हुई हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर, उनको क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो, जितनी फोर्सें लगी। आप कैसे देखो, ध्यान से देखो, जैसे मैंने सपोज किया, देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम अगर सीखे तो आप जब बुक खोलोगे तो इसमें सारे फ्री बॉडी डायग्राम, अगर आपको आता है तो इजीली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, अदरवाइज। ठीक है ना बेटा? तो मैक्सिमम जो पेपर उठा के देखो, जो एंट्रेंस का पेपर देखो, तो उसमें फ्री डायग्राम जो है का बड़ा यूज है। अगर आपको आती है तो आप इजीली जो है, इजीली जो है ना पेपर सोल्व कर। अब फ्री डायग्राम देखिए, जैसे सिंपल सी प्रॉब्लम है, सरफेस है, इस पे वेट होता है एमजी के इक्वल, नेचुरली है। जब आप किसी चीज पे बैठते तो नीचे से नॉर्मल पे आता है, तो आपकी वेट के बराबर होता है। अगर खुदा ना खास्ता नीचे का रिएक्शन ज्यादा आ गया, वेट कम है, तो नेचुरली आप लिफ्ट कर जाओगे। अगर यूर वेट इज मोर एज कम्पेयर टू नॉर्मल रिएक्शन, तो मेरे ख्याल से जिस पे बैठे वो चीजें टूट जाए। तो आपने हमेशा देखना है, कोई भी सरफेस हो अगर किसी बॉडी को टच करती है तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर आपने रिएक्शन देना। जैसे मैं एक दो बता देता हूँ। जैसे एक क्लाइंट सरफेस है, इसका पीरियड डायग्राम बनाना है, तो नेचुरली वेट हमेशा पर्टिकुलर, और मैंने बताया था हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ना इसको ऐसे और इसके दो कंपोनेंट, किसी भी कोड को मतलब अगर कोई कोड डिफाइन है, उसके दो कंपोनेंट लग गया, इसके बाद अगर कोई डिफाइन, अगर मान लीजिए यहाँ होता है इसको रेजुलेशन ऑफ कोड का मोड बनना। अब तो ऊपर की तरफ देखोगे तो इसको कंपोनेंट क्या है, क्या इसके पास में आ गया। तो ये आपको रेजोल्यूशन की स्कूल में आना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता
जैसे ये गोल है, इसका फेवरेट डायग्राम आपने और यहाँ के ऐसे फेवरेट डायग्राम। तो ये कुछ फेवरेट डायग्राम का मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, आप उसमें में आने के हार्ड बेस सरफेस ये अपडेट नॉर्मल रेट और जितनी फोर्सेस सब रिप्रेजेंट करते हैं उसके अब एक चीज का बड़ा ध्यान रखना जो बहुत यूज होगा आगे आपकी प्रॉब्लम में। सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई तो मैंने बता दिया, लेकिन एक चीज है जिसको बोलते हैं लैमिज थ्योरम। ये लैमिज थ्योरम जो है वैलिड ओनली फॉर द थ्री फोर्सेस। यहाँ पे इस बॉडी पे अगर तीन फोर्सेस लगते हैं ना, वहां पे लैमिज थ्योरम आप लगाना है। ये लैमिज थ्योरम है क्या, बड़े ध्यान से देखो। बड़े ध्यान से देखो। ये एंगल है अल्फा। तो लैमिज थ्योरम कुछ नहीं कहती है, लैमिज ये कहती है डिवाइड बाय साइन ऑफ साइन ऑफ एंगल इसका बहुत ज्यादा यूज है, मतलब मैक्सिमम 80% क्वेश्चन तो इसी से शूट आउट हो जाते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन है, इसमें आपने एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक ही चीज का ध्यान रखना है, तीन फोर्थ यहाँ हो जब ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो एक चीज और बताता हूँ आपको। मान लो कोई बॉडी है, ये सारी फोर्स है इसको बैलेंस करने के लिए लग रही है, तो अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग, आपका पैसा भी खराब हो रहा है नेचुरली, है टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, और इतने सारी पोजीशन पे फोर्स को लोकेट करना भी डिफिकल्ट। तो क्यों ना हम एक ऐसी फोर्स लगा दें इस पे जिससे कि इन सारी फोर्सों की जरूरत ही ना पड़े, मतलब इन सारी फोर्सों का जो रिजल्ट है या इफेक्ट है वो एक सिंगल फोर्स ही देती है इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम करने के लिए। तो वो जो फोर्स होती है इन सबको हटा के जो लगती है, इसका इफेक्ट जो है इन सब इफेक्ट के बराबर होता है, उसको रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इज ए फोर्स जो कि सब फोर्सों का इफेक्ट अकेले एक फोर्स दे देती है। तो बहुत सारी फोर्सें हैं हमारे, देखो तीन फोर्सें हैं, मैंने बताया लेमिस थ्योरम लगाओ। तीन या तीन से ज्यादा है तो सिग्मा एफ एक्स लगाओ, सिग्मा एफ आई लगाओ, उसमें रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं अगर ज्यादा हो तो वो सारी फोर्स तो रिजल्टेंट है। सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर का अंडर रिजल्टेंट। अभी रिजल्टेंट तो मैं पता चलेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन इस मैग्नीट्यूड को कितने एंगल पे बॉडी पे लगाऊं वो भी तो निकालना ना। तो आपने क्या करना है, ये देखो उसके बाद जैसे ठीक है, अब एक पॉइंट लगा
ये एक ही पॉइंट से जो बहुत सारे कोर्सेज पास करती हैं हमको कॉन्करेंट कोर्स सिस्टम, बोले एक ही पॉइंट से बहुत सारी कोर्सेज पास करती हैं। तो सबसे पहले आपने कहना है जो एक्स एक्सिस के अबाउट है, एक्सिस के अबाउट है, वो वाई एक्सिस के अबाउट रहने तो। लेकिन जो इंक्लाइंड है उनके ऊपर आपने लगाना है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, यानी कि इसके दो कंपोनेंट करना है। इसके दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कौन सा है यार, डेल्टा बटे cos, जो इसके साथ में आ गया f2 cos, ये f2 sin, ऐसे ही आप इसको करो, ये भी दो कंपोनेंट f3 और ये वाला कंपोनेंट इसके साथ f4 है ना, f4 cos थीटा, f4 sin, बस समझ में आ गया। अब इसमें देखो, बड़े ध्यान से देखो, ये इंक्लाइंड है अब आपने ये हटा दिया। अब रिजल्ट निकालना ना इसका, तो रिजल्ट निकलना सिग्मा एफ एक्स चाहिए, सिग्मा एफ वाई चाहिए, तो सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालोगे, सारी ओरिजेंटल फोर्स ले लो, सबका समीशन कर दो, लेकिन जो इधर है पॉजिटिव, जो इधर है वो नेगेटिव, है ना। तो सिग्मा एफ एक्स एक तो फोर्स, ये एल टू कॉस थीटा का पॉजिटिव इधर जा रही है, प्लस और ये वाली जो फोर्स है ये इधर जा रही है, ये जो है आपको माइनस, ऐसे ही सिग्मा एफ वाई निकालो, ऊपर वाली वन, और ये नीचे जा रही है माइनस, तो ये सारी ऐसे आपने करना है। यहाँ पे कुछ F1 F3 F1 F2, तो आपको सिग्मा एफ एक्स में अगर सिग्मा पाई रिजल्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो रिजल्ट आप निकाल दो, और वो रिजल्ट जो है और उसकी डायरेक्शन भी आप निकाल दो। तो ये जो है, ये मैंने बताया तीन तीन फोर्सेज के लिए मैंने बताया लैमिस थ्योरम अप्लाई करो, और तीन से ज्यादा फोर्सेज हो तो हमेशा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, मतलब ये सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई ऐसे रिजल्ट निकाल, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको। एक फ्लूइड डायग्राम का आपको पता होना चाहिए, एक फ्लूइड डायग्राम के अलावा इन चीजों का जरूर पता होना चाहिए, फर्स्ट पता होना चाहिए। ये कुछ कंसेप्ट हैं जो कि पूरी आगे आपके काम आएंगे, ठीक है बेटा। अब मैकेनिक्स हमने बता दी, स्टैटिक बता दी, डायनामिक बता दी, इसकी ब्रांच बता दी, कैसे हम रिजोल्व करते हैं वो भी बता दिया मैंने। अभी हम जो है जैसे शुरू का चैप्टर है वो तो इस पर है, जैसे कुछ टर्म्स हैं जो आप 9-10 में पढ़ चुके हैं, जैसे मैं आपको आगे ले चलता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, उनको स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, मास है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, एनर्जी है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है ना बेटा। तो स्केलर क्वांटिटी वही है जिनका मैग्नीट्यूड है पर हैविंग नो डायरेक्शन। एंड वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिनके पास दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर कोई पूछे तुम्हारे को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। तो हमेशा वेक्टर को कोई
टेल टू हेड रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन नॉट हेड टू टेल। ठीक है बेटा, के लिए ये वेक्टर के लिए रिप्रेजेंटेशन। आपने जब भी कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, वो एक वहां पे हमारे पास जो है तीन तरह के वेक्टर, हमने तीनों डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना है, हमने तीनों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, हमारे पास तीन ये लॉन्ग, ये लॉन्ग जेड एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, इनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या मैग्नीट्यूड तो वन होता है, लेकिन ये सिर्फ डायरेक्शन, जैसे मैंने बोला कितना हो गया, तीन मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस के अबाउट, 4j यानी 4 है वाई एक्सिस के अबाउट, 5k यानी जेड एक्सिस के अबाउट 5। ठीक है बेटा, क्लियर। तो छोटा सा मैंने अभी वेक्टर शूट नहीं किया है, वेक्टर तो भी आगे आएगा, उससे पहले मैं कई चीजें करवा दूंगा आपको। तो आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस, जे क्या है यूनिट वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस, के क्या है यूनिट वेक्टर लॉन्ग जेड एक्सिस। तो ये चीजें आपको ना, छोटी छोटी चीजें जो है जरूर पता होनी चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे की तरफ जाएंगे। ओके, सो नाइस, बाय।